क्या हाल मेरी जान। आज आपका भाई बड़े दिनों बाद आपसे फिर मुखातिब है, आपके सामने पेश है, प्रस्तुत है। और आज अपने दिल की एक बात, एक समझ आपके साथ साझी करना चाहता है। टॉपिक तो आपने देखा होगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि पाकिस्तान को किसने हराया इस लड़ाई में, ऑपरेशन सिंदूर में। आप कहोगे मिलिट्री ने हराया, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप ने हराया। हाँ, वो बातें अपनी जगह पर ठीक है, पर मैं इसमें एक नया एंगल ऐड करने वाला हूं। ये दोनों बातें कि मोदी जी ने हराया और मिलिट्री ने हराया, ये पार्शियली ट्रू हैं, कंप्लीटली नहीं। कैसे? आपको याद होगा एक जमाना होता था, खासतौर पर जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, जिन्होंने 1992 94 के आसपास 10वीं या 12वीं अपनी पास करी, पूरा लगभग 90s का डिकेड हो या उससे पहले का टाइम हो, आपको याद होगा कि उस जनरेशन में जो इसेंशियली हमारे पिताजी, हमारे फादर, चाचा, ताऊ, इन लोगों की जनरेशन थी। इस जनरेशन में फिल्में बना करती थी मेरे महबूब, पाकीज़ा, मुगल आजम, ताजमहल, जिसके गाने बच्चे बच्चे की जुबान पे होते थे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या पाँव छू लेने दो, या जो जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, या मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। आप सोच रहे हो कि मैं इस बात से क्या कहना चाहता हूँ? मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि एक जमाना था जो हमारे पिताजी की जनरेशन है, उससे पहले की जनरेशन, वो सब किसी न किसी तरीके से उर्दू को और उर्दू शायरी को किसी न किसी किस्म की एक हाई कल्चर की अलामत समझते थे, एक सिंबल समझते थे कि अगर कोई अंग्रेजी से हट करके कोई हिंदुस्तानी, कोई रिफाइनमेंट की जो जुबान है या भाषा है या उसका जो एक्सप्रेशन है, वो उर्दू है, उर्दू शायरी है। और उस ज़माने के अगर आप लोगों को देखें, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सुषमा स्वराज हो, जो प्रधानमंत्री तो नहीं थी पर बहुत इंपॉर्टेंट नेता थी और फॉरेन मिनिस्टर भी रही बाद में। उस टाइम की जो जनरेशन थी जिसके हिस्से आज भी जिंदा हैं, जो कपिल सिब्बल और जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब की शक्ल में मौजूद है, वो लोग क्या करते थे? उस जनरेशन को, वो जनरेशन ये समझती थी कि उर्दू और उर्दू से जुड़ी हुई बात, शायरी जो है, आपको एक रिफाइंड पर्सन, एक कल्चर्ड पर्सन, एक कल्टिवेटेड पर्सन, एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन बनाती थी या कहलवाती थी या एस्टेब्लिश करती थी। तो हर आदमी अपनी बात कहने के लिए कोई ना कोई उर्दू की कोई ना कोई शेर, कभी गालिब को कोट कर रहा है, मीर को कोट कर रहा है, अहमद फराज को कोट कर रहा है, फैज़ अहमद फैज़ को कोट कर रहा है। बड़ा कल्चर था उसका। वो राजकुमार वाली बात है ना फिल्म में पाकिज़ा में कि अपने पाँव ज़मीन पर मत रखिएगा। तो पीपल यूज्ड टू गश अबाउट इट। लोग पागल हो जाते थे, कहते थे वाह वाह क्या सोफिस्टिकेटेड, क्या कल्चर्ड बात है। ऑफ कोर्स कल्चर्ड है, सोफिस्टिकेशन है, उन थॉट्स में जरूर था। उस वजह से क्या होता था कि पाकिस्तान क्योंकि उर्दू इंपॉर्टेंट जुबान थी और इंडिया में भी थी, तो उसकी वजह से पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी गजल सिंगर्स हों, चाहे मेहदी हसन हो, गुलाम अली हो, नूरजहां हो, और अभी लेट तक ये राहत फ़तेह अली खान हो, शफकत अमानत अली खान हो, ये आते थे
ये तो बड़े लोग हैं, और दूसरे इनके एकेडमिशियंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं। जब वो इंडिया में आते थे तो लोग उनको हाथों हाथ लिया करते थे, अपने घर में बुलाया करते थे, पार्टियां हो करती थी, उर्दू शायरी हो रही है, खाने खाए जा रहे हैं, गप्पें हो रही हैं। और एक इस पूरे के पूरे कल्चर की वजह से पाकिस्तान का इंडिया, इंडियंस और इंडिया की सोफिस्टिकेटेड जो एलीट थी, जो अंग्रेज तो थी नहीं, पर वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उसका एक उर्दू की वजह से पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का इंडिया के ऊपर या इंडियंस के ऊपर एक किस्म का सॉफ्ट पावर होता था, एक किस्म का कंट्रोल होता था। और लोग कई दफा अपने फैसलों में ये सोचते थे कि वो क्या कहेगा या वो क्या सोचेंगे, या मेरे जो दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं या जान पहचान के लोग हैं जो मुझे उर्दू जानने की वजह से बड़ा आदमी समझते हैं, या मुझे वो रैंकिंग देते हैं कि हाँ आप बड़े कल्चर्ड आदमी हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं। तो कल्चर्ड होने की पहचान या कल्चर्ड होने की हैसियत वो दे रहे थे आपको। उस वजह से आप किसी ना किसी तरीके से उनसे या उनके नीचे अपने आप को, उनकी नजर से आप अपने आप को देखना शुरू कर देते थे, या उनकी अप्रूवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। याद नहीं है 2008 में जब मुंबई अटैक हो रहा था तो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ बैठा हुआ था, फिर जब अटैक हुआ तो फिर वो चला गया यहाँ से। मनमोहन सिंह ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? उर्दू का स्ट्रैंगल्ड होल्ड था इंडियंस के ऊपर, इंडिया के माइंड के ऊपर, जिसको तोड़ा किसने? जिसको तोड़ा अंग्रेजी एजुकेशन ने, कि धीरे 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 करके अब कोई हमारी जनरेशन या हमारे बाद की जनरेशन में कोई बहुत ज्यादा उर्दू पोइट्री को नहीं बोलता है, उर्दू पोइट्री के बारे में बात नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है कि आज भी अगर आप कभी नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पर दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में कभी थोड़ा बहुत उर्दू में कोई शायरी वायरी पढ़ना शुरू करें तो लोग वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को वो समझ नहीं आती है, उसके बाद भी वो वाह वाह और मुकर्रर या रिपीट करना, कहने की बात करने लग जाते हैं। आता उनको कुछ नहीं है ज्यादातर लोगों को। पर धीरे धीरे जैसे जैसे उर्दू का, जैसे जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेजी और अंग्रेजी की इम्पोर्टेंस खास तौर पर देहातों, शहरों, छोटे छोटे शहरों, कस्बों में पहुंचनी शुरू हुई, हर गली नुक्कड़ पे अंग्रेजी स्कूल खुल गया। उनको अंग्रेजी पढ़ानी आती हो ना ही आती हो, पर वो अंग्रेजी स्कूल थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोफिस्टिकेशन, कल्चर्ड होने की जुबान या वो बदल दी। अब लोग अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, अंग्रेजी टीवी सीरीज देखते हैं, अंग्रेजी गाने सुनते हैं, और वो जनरेशन बढ़ती गई और उर्दू को पसंद करने वाले लोग कम होते चले गए। जैसे जैसे वो कम होते चले गए वैसे वैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो वो कल्चरल कनेक्ट था वो कमजोर होता चला गया। याद नहीं है, हमारे लोगों को अगर मौका मिलता तो वो कोशिश करते कि हम फौज भी बॉर्डर पार करके अटैक ना करें। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? बॉर्डर मत पार करो। और या कपिल सिब्बल जैसे लोग जो आज ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या बदल गया है देश में, वो सोचते हैं कि आज भी उर्दू की महफिलें करेंगे। पर अब वो जनरेशन बदल गई है, वो लोग बचे नहीं हैं। तो वो जो पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर होती थी कि लोग हाथों हाथ लिया करते थे, लोग पाकिस्तानियों की तरफ देखते थे कि हाँ ये हमको एक्नॉलेज करेंगे तो हम कल्चर्ड माने जाएंगे, वो कल्चर धीरे धीरे डिक्लाइन करता चला गया। अंग्रेजियत आती चली गई। बहुत लोगों को अंग्रेजी शायद आज भी ना आती हो, पर वो उर्दू का डिक्लाइन जरूर हो गया। और उस प्रोसेस में
पाकिस्तान की पहचान या पाकिस्तान को जानने वाले या उनसे दोस्ती मोहब्बत खुलूस रखने वाले लोगों की कमी होती चली गई। इसी वजह से आप देखेंगे कि इंडिया ने जब क्योंकि आप इंडिया ने ये जो बालाकोट जब किया था तो वो बॉर्डर पार चले गए थे, इस बार तो जाकर के फोड़ के ही आ गए। पर अगर उर्दू का स्ट्रैंगल होल्ड होता, उसकी आज भी उतनी ही सॉफ्ट पावर होती, लोग उसको उतना ही कल्चर्ड समझते, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की जो ठुकाई पाकिस्तान की हुई है, इस तरीके की जो पाकिस्तान की कुटाई हुई है और जो आगे बढ़ती ही चली जाएगी। पहले क्या होता था, लोग सोचते थे बदमाश है, दुष्ट है, पर चलो अपना ही है, अपने ही जैसा है, हमारा डीएनए एक है, हम कल्चरली एक हैं। तो वो जो कल्चरल एफिनिटी थी वो अंग्रेजी जैसे जैसे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उर्दू का एक, अब अंग्रेजी बोलने वाले को लोग सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, कल्चर्ड समझते हैं, उसकी तरफ बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो वो कम होता चला गया। तो ये अंग्रेजी बढ़ती चली गई, उर्दू कम होती चली गई। इसलिए पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का, इंडिया का या इंडिया की हायर जो एलिट होती थी, जो डिसीजन मेकर्स होते थे, उनके ऊपर कंट्रोल कम होता चला गया, उनकी दोस्तियां कम होती चली गई और इस तरीके से उर्दू की डिक्लाइन की वजह से पाकिस्तान की ठुकाई का अब ज्यादा से ज्यादा माहौल बनता चला जा रहा है। बस इतनी सी बात थी जानू। मुझे लगा कि जो डिक्लाइन उर्दू का हिंदुस्तान में हुआ है, अब हिंदुस्तान या हिंदुस्तानियत की कोई बात नहीं करता, अब भारत की बात करते हैं, माँ भारती की बात करते हैं, जो कुछ और नहीं है, इस धरती को, इस धरती के सम्मान की बात है, जो उर्दू के साथ जरूरी नहीं है कि वो जुड़ी हुई हो। तो इतनी सी बात थी जानू, मुझे लगा मैं भी एक छोटी सी बात इस पूरे के पूरे माहौल में जो चल रहा है उसमें अपनी बात ऐड कर दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और कहा जाए। अगले वीडियो में पाकिस्तान का और हमारा कॉमन डीएनए है, इस पर बात करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अगली दफ़ा फिर बात होगी। टेक केयर, गुड बाय।